जय हिंद। देखिए, यह क्लास है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जिसमें पहला पाठ का क प्रश्न, क जो है क पाठ, पहला पाठ में भी कई पाठ हैं। यानी पहला पाठ संसाधन है ना, तो संसाधन में भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन तो बहुत प्रकार के होते हैं, ये बात तो आप जानते हैं, बहुत सारा क्लास कराए हैं इसके। तो संसाधन में कई प्रकार का है। तो भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में कई संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन। तो इस सभी में पहला पाठ है आपको मृदा संसाधन। माने मिट्टी भी एक प्रकार का, मृदा भी क्या है, भूमि भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। क्योंकि उससे भी हम फल उगाते हैं, क्या कहता है, फसल करते हैं, उसी पर नदी है, उसी पर सारा कुछ तो है। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें एक क्लास हम आपको कराए हुए हैं। भूमि संसाधन के विषय में एक क्लास हम आपको कराए हुए हैं। ये क्लास में देखिए हम बताए हैं, उस क्लास में पहला क्लास में हम आपको जलोढ़ मृदा के बारे में बताए हुए थे। कौन सा मृदा बताए हुए थे? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में बताए थे कि वो मृदा, जलोढ़ मृदा जो होता है, फसल करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जल के द्वारा लाया गया मृदा रहता है। कि जिस जगह पे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ रहता है ना, वहाँ पे वह मृदा ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अधिक नदी निकलती है, अधिक नदी का बहाव होता है, तो वहाँ पे वह मृदा, जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है। वहाँ पे घनी बस्ती होती है। ये सब सारा कुछ हम आपको बताए हुए थे। अब दूसरा है, आपको 6 प्रकार की मृदा हम बताए थे। 8 मृदा होती है, लेकिन 6 प्रकार की मृदा आपको पढ़ना है कम से कम। तो दूसरा है काली मृदा। बउआ, अब काली मृदा के बारे में समझिए। काली मृदा होता क्या है, तो नाम से ही पता चलता है कि इसका काली मृदा है, तो इसका रंग क्या होगा? काला होगा। इसका रंग क्या होगा? काला होगा। इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, स्थानीय नाम रेगूर मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या होता है? रेगूर मृदा। रेगूर मृदा किसको कहते हैं? काली मृदा को कहते हैं। देखिए, हम आपको इस टाइप से बताएं, काली मृदा के विषय में इस प्रकार से बताएं ना कि इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा निकल जाएगा, और अगर आपको पूछ देगा बहुत सारा सब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। अब कैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसे सब्जेक्टिव रहेगा, सारा कुछ इसमें हम बताते जाते हैं। आपको पूछेगा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगूर मृदा। कहाँ गया? स्थानीय नाम क्या है, या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो क्या कहिएगा? रेगूर मृदा। समझ गया? इसका रंग काला होता है। अब प्रश्न आपको पूछ सकता है कि काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो हम बोल देंगे वहाँ पे कि काली मृदा में वो एल्युमिनियम एवं लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। समझा? एल्युमिनियम एवं लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। काली मृदा काला क्यों होता है? क्योंकि उसमें एल्युमिनियम और लौह अयस्क, लोहा काला होता है। लोहा हम नॉर्मली देखते हैं तो लोहा काला होता है ना, तो इसीलिए कह देंगे कि लोहा की मात्रा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण काली मृदा का रंग काला होता है, या रेगूर मृदा का रंग काला होता है। समझ गया? अगला, ये जो है खेती, काली मृदा पर कपास की खेती बहुत अधिक होता है। काली मृदा पर कपास की खेती अधिक होता है, इसी के कारण इसे काली कपासी भी कहा जाता है। काली मृदा को काली कपासी क्यों कहा जाता है? आपको पूछा जाएगा कि काली मृदा को काली कपासी क्यों कहा जाता है, तो आप बोल दीजिएगा कि काली मृदा पर कपास की खेती अधिक होने के कारण उसे काली कपासी कहा जाता है। हो गया? अगला, पूरे भारत में 6.4 हेक्टेयर भूमि काली मृदा से घिरा हुआ है। पूरे भारत में कितना हेक्टेयर भूमि है काली मृदा? तो 6.4 हेक्टेयर। समझिए, आपको पूछा जाएगा भारत में काली मृदा का क्षेत्रफल बताया, मैं कितना है भूमि, सो बताया, तो 6.4 हेक्टेयर। समझ गया? ऑब्जेक्टिव भी है वो इसमें। देखिए, अब इसे क्या होता है, यह जो मृदा होता है ना, आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि कौन सा मृदा है जो ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है, तो काली मृदा। देखिए, दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जितने राज्य हैं ना भारत के, ये हर जगह पे भूकंप अधिक आते हैं। इस जगह पे भूकंप क्या होते हैं? अधिक आते हैं। इसीलिए यहाँ भूकंप क्या होता है, भूकंप में नीचे मैग्मा रहता है, और धरती के अलग होने के कारण वो मैग्मा क्या करता है, धरती के सतह पर आता है, और वो क्या लावा के रूप में हो जाता है। और वही लावा क्या होता है, बहुत दिन तक ठंडा होने के बाद क्या होता है कि एकदम पहाड़ के रूप ले लेता है, और काला मृदा बन जाता है। समझिए ना? तो वही लिख दिए, दक्कन के लावा प्रदेश में यह मृदा अधिक पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब देखिए,
इसका निर्माण कैसे होता है काली मृदा का? तो मूल शैल तथा ज्वालामुखी के बोसाल्ट लावा से। तो आपको पूछा जाएगा काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कहिए कि ज्वालामुखी के लावा से तथा बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से। कैसे काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी के लावा से, ज्वालामुखी के लावा से। हम यहाँ पे लिख दिए निर्माण मूल शैलों माने पहाड़ों से तथा ज्वालामुखी के बोसाल्ट लावा से काली मृदा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय नाम तेरे गुण मृदा बता दें। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए काली मृदा जो होता है ना, अधिक पानी उसको चाहिए। काली मृदा को अधिक पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए। वो पानी रखिएगा एकदम सूख लेगा, पानी बहुत खाता है, इसीलिए जब उसे पानी नहीं मिलता है तो चिल्लाने लगता है, दरार फाड़ देता है। समझे? काली मृदा को अधिक पानी चाहिए, नमी बहुत सोखता है, पानी बहुत सोखता है, पानी बहुत पीता है वो, लेकिन अगर उसे कभी पानी नहीं मिलता है तो दरार फाड़ देता है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए कि इसमें दरार भी पाया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा काली मृदा में दरार क्यों पड़ जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा? काली मृदा में दरार इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उसे नमी की आवश्यकता अधिक होती है, पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जब उसे समय पर पानी नहीं मिल पाता है तो क्या होता है? वो दरार फाड़ जाता है उसमें। समझ गया? तो नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आपको ये भी पूछा जाएगा कौन सी मृदा को नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो यही काली मृदा को। काली मृदा के विषय में सारा कुछ लिखा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आप मार सकते हैं। कैल्शियम, काली मृदा में कौन से तत्व की अधिकता होती है? काली मृदा में कौन से तत्व की अधिकता होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये अधिक पाए जाते हैं काली मृदा में। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। समझिए? आपको पूछा जाएगा काली मृदा में कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो आप क्या कहिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। फास्फोरस की कमी, हालांकि जितनी मिट्टी होती है ना, जितने मिट्टी होते हैं सब में फास्फोरस की कमी होती है, तो इसमें भी फास्फोरस की कमी है। अगला है गन्ना, प्याज, गेहूं, फल, इसे जुताई उताई करके। देखिए यहाँ पे काली मृदा पे अधिक कपास की खेती होती है, लेकिन जोत उत करके बढ़िया से किसान उसको जोत करके, जोतना जानते हैं ना, वह हल चलाना, जोत करके उस पर क्या चीज़ गन्ना, प्याज, गेहूं, फल ये सब का खेती कर सकता है। समझ गया? अदरार हो जाता है, ये तो बात बता दिए थे। अगला देखते हैं तीसरा कौन सा मिट्टी है, सो देखते हैं। लाल एवं पीली। देखिए ये दोनों मिट्टी सही एक ही होता है, लाल रंग होता है, लेकिन जल योजन माने जल उल मारते हैं ना वो मिट्टी पर, तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो यही मिट्टी वही चीज़ है, दोनों मिट्टी सेम है। इसका रंग लाल होता क्यों है? आपको पूछ सकता है प्रश्न, लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ना उसका रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। देखिए इस मिट्टी में ना, ये लाल मिट्टी में फसल होता ही नहीं। लाल कैसा? अगर मान लीजिए इसको ईंटा को अगर आप पीस देते हैं, ईंटा को पीस देते हैं ना, तो कैसा रंग होगा? तो लाल। आप रोड सब बनता रहता है, रोड बनता है ना, उस पर लाल मिट्टी बिछाता रहता है, देखिए होइएगा, तो वो लाल मिट्टी होता है। उसमें फसल उसल नहीं होता है, उसमें फसल नहीं होता है, समझे? लेकिन सिंचाई ऊंचाई करके किसान सब मोटे अनाज वाले फसल कर लेते हैं। सिंचाई करके मोटे अनाज की फसल, मोटे अनाज जैसे में मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, समझे? ये सब मोटे अनाज, मूंगफली हो गया, तंबाकू, ये सब खेती कर सकता है। ये फसल इसमें नहीं होता है। तो ये होता क्यों है? तो लाल एवं पीली मिट्टी में से क्या धातु निकाला जाता है, धातु निकाला जाता है। यह पाया कहाँ जाता है? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में जितने पठारी एरिया है ना, जितने पठारी एरिया माने भारत में जिस जगह पे पठारी पाया जाता है, पठार पाया जाता है। पठार क्या होता है? पठार क्या होता है? पहाड़ बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन अगर नीचा हो गया तो पठार हो गया। पहाड़ और पठार में अंतर क्या होता है? बहुत ऊंचा हो गया तो पहाड़ हो गया, और थोड़ा ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हुआ तो पठार हो गया। तो पठारी एरिया भारत में जितनी जगह पे है वो हर जगह पे ये मिट्टी पाया जाता है, लाल और पीली मिट्टी पाया जाता है, समझे? तो इसमें फसल नहीं होता है। जुताई उताई करके मोटा अनाज वाला जो फसल कर सकता है। मोटा अनाज जैसे में मक्का मोटा अनाज होता है ना, मोटा अनाज वही मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली ये सब कर सकता है। ये पूरे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। देखिए इससे धात्विक खनिज निकाला जा सकता है, समझे? धात्विक खनिज निकाला जा सकता है। खनन करने वाला हिस्सा कौन कौन है आप याद कर लीजिए इसको। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय। 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा कि ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है, समझे? तो इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद देखते हैं चौथा, अगला मिट्टी क्या है? लेटेराइट मृदा। देखिए ये क्या है?
लेटराइट मृदा आपको पूछ सकता है कि लेटराइट किस शब्द से बना है, तो लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट किस शब्द से बना है, लेटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है ईंट। यह मिट्टी जो होता है ना, ये भी हल्का लाल होता है। क्यों लाल क्यों होगा, आयरन ऑक्साइड। कभी भी लाल क्यों होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इस मिट्टी में भी थोड़ा आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसीलिए यह लाल होता है। इसमें भी खेती 9 के बराबर होती है, लेकिन सिंचाई करके कौन सा बागानी खेती कर सकता है। चाय का बागान, बागान जानते हैं ना किस प्रकार से, चाय का खेती कैसे होता है, बागान किया जाता है। तो बागान और काजू का बागान करके इसके काजू का बागान वाला खेती यहाँ पे किया जा सकता है, समझे। 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है भारत में। अधिक यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है, अधिक वर्षा वाले राज्य में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। इस प्रकार से आप याद, इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ह्यूमस की मात्रा नगण्य, नगण्य के मतलब 9 के बराबर होता ही नहीं है, समझे। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है कि धरती के अंदर बहुत दिन पहले कुछ जीव जंतु सब सड़ गल के वही ना ह्यूमस बनाते हैं, वो फसल के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसमें ह्यूमस पाया ही नहीं जाता, तो फसल होगा कैसे। तो इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। आपको पूछ सकता है लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो निच्छालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, निच्छालन विधि द्वारा। निच्छालन क्या होता है, मान लीजिए कि बहुत सारा, अरे मान लीजिए देखिए, आप गिट्टी है, गिट्टी पर पानी रखते हैं, गिट्टी पर पानी रखते हैं तो कैसे होता है, गिट्टी पर आप पानी रखते हैं, मान लीजिए गिट्टी आप लाए, माटी उटी सारा कुछ है, घर बनाने में दिक्कत करेगा, तो माटी को क्या कीजिएगा, अंदर बैठाना है, तो उसमें पानी डाल देते थे, जितना मिट्टी रहता सब नीचे चला जाता है, गिट्टी ऊपर चला आता है। तो उसी प्रकार से इस मिट्टी में क्या होता है, पत्थर सब होता है, और पत्थर सब पर पानी होता है ना, तो जितना मिट्टी होता है वो नीचे बैठ जाता है और पत्थर ऊपर चला आता है, होता है ना, ऐसा तो होता है। आप मान लीजिए कि गमला उमला में देखते हैं मिट्टी रहता है और क्या रहता है, पत्थर रहता है, आप पानी रखते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाता है, पत्थर ऊपर चलाता है, उसी प्रक्रिया को निच्छालन कहते हैं। तो यह निच्छालन पद्धति द्वारा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, समझ गया ये वाला। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा। देखिए क्या है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय, मरुस्थल पर, मरुस्थल के मतलब क्या होता है, मरा हुआ स्थल। जैसे राजस्थान में है ना, मरुस्थल भूमि है ना, तो वैसा स्थल जो मरा हुआ स्थल है, जहाँ बालू ही बालू, ज़्यादातर बालू ही बालू पाया जाता है, तो वो मिट्टी को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। वहाँ पे खेती होगा, वहाँ पे खेती तो होता ही नहीं, न के बाद साफे नहीं, वहाँ पे सिर्फ कांटा वाला पौधा उगता है, नागफनी के पौधा उगता है, समझे ना, नागफनी कटीला पौधा जितना होता है, नागफनी, खजूर, ये सब वहाँ पे कटीला पौधा क्या होता है, पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, कांटे वाले पौधे को पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो वो क्या होता है, मरुस्थलीय जगह पे उग जाता है, समझे ना। तो इस प्रकार से ये मरुस्थलीय मृदा होता है। ये उपजाऊ नहीं होता, लेकिन सिंचाई करके जौ, मोटा अनाज, सिंचाई करके मोटा अनाज वहाँ पे कर दिया जाता है, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब वहाँ पे उपजा दिया जाता है। अब उसके बाद नागफनी, खजूर का खेती होता है। सिलिका और चूना की अधिक मात्रा होती है, समझे। मरुस्थलीय मृदा में क्या होती है, सिलिका और चूना की मात्रा अधिक होती है। कहाँ पाया जाता है, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में पूरा हरियाणा में नहीं है, पश्चिमी हरियाणा में, और पंजाब में पूरा में नहीं, दक्षिणी पंजाब में है। एक होता है छठा पर्वतीय मृदा, ये क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय यानी कि पहाड़ वाला क्षेत्र में, जहाँ में पहाड़ अधिक होता है, समझे ना। और पहाड़ वाला क्षेत्र में क्या होता है कि मृदा होता है कि काटता रहता है, धसना जैसे काटता है ना, धसना जानते हैं ना, तो हमेशा काटता रहता है, माने अपर्दन। धसना काटना में क्या होता है, धसना काटने को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन। तो पहाड़ी क्षेत्र में हमेशा मृदा अपर्दन होती रहती है, समझे। तो इस प्रकार से वहाँ तो खेती तो साफे नहीं होगा भाई। मान लीजिए लगा दिए, गेहूँ के फसल लगा दिया, पता नहीं बह के कहाँ चला गया, तो क्यों लगाएंगे, तो खेती होता ही नहीं। मृदा पर सबसे कमजोर मृदा होती है पर्वतीय। तो आपको पूछा जाएगा सबसे कमजोर मृदा कौन सा होता है, तो पर्वतीय मृदा। इस प्रकार से 6 प्रकार की मृदा आपको हो गया। अब इससे आगे जो आपका ज्योग्राफी में जो टॉपिक है उसको अगले क्लास में कराएंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, समझे, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।